रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। तो नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। सीएम आवास पर एनडीए की लगातार बैठक जारी है। सीएम आवास पर लगातार बैठक करते हुए नीतीश कुमार एनडीए के साथ नजर आए हैं। शाम 5 बजे अटकलें हैं कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो लगातार अटकलें हैं कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन उससे पहले अब एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए हैं। तो बिहार की सियासत लगा हुआ था कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में जाने वाले हैं। अब वो प्रश्न चिन्ह भी हटा हुआ नजर आ गया है, क्योंकि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह और 2020 के बाद लगातार जो है वो सीएम बनते हुए नजर आएंगे। तो नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। और सीएम आवास पर लगातार एनडीए की बैठक जारी है। और एनडीए की बैठक के बाद से अब खबर है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार दूसरी बार एक ही दिन में राजभवन नीतीश कुमार पहुंचे हैं और नई सरकार का दावा पेश करेंगे, बनाने का दावा पेश करेंगे। एक दिन में दूसरी बार नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और अब एनडीए के सभी विधायक भी पहुंचे। राज्यसभा के सभी विधायकों के साथ नीतीश कुमार एक ही दिन में दूसरी बार राजभवन पहुंचे और तीसरी बार जब शाम 5 बजे पहुंचेंगे तो वहां पर वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे और नई सरकार के दोबारा सीएम बनते हुए नीतीश कुमार सम्राट चौधरी विधानमंडल के नेता चुने गए। तो सम्राट चौधरी विधानमंडल के नेता चुने गए हैं। ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की है। विधानमंडल दल के साथियों का भी धन्यवाद करते हुए सम्राट चौधरी ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार भी जताया है। देखिए, सम्राट चौधरी विधानमंडल के नेता चुने गए हैं, जिसकी जानकारी सम्राट चौधरी ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए दी है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और इसके साथ ही विधानमंडल दल के साथियों का भी धन्यवाद किया है। और शाम 5 बजे अब बिहार में नई सरकार के सीएम बनते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। हो चुकी है कांग्रेस के बीच लगातार वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, गिरगिट तक बता दिया है और जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार को गिरगिट बताया। बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर बड़ा वार किया है और कहा है कि नीतीश कुमार एक गिरगिट और बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस नेता की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। एक्स पर जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आप सब लोगों को बता देते हैं समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया, उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी कुछ बोलना। तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को जिस तरह से लोगों का दावा
दवा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। लेकिन ये सूचना तो हमको आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गए राम, के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, और यहाँ पर हमारे 2 चुनाव प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी और दीपक प्रकाश जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल से प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। नई सरकार का दावा पेश करेंगे, नई सरकार बनाने का पहुंचे हैं तो एनडीए के सभी विधायक नीतीश कुमार के साथ राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन में नीतीश कुमार दावा पेश करेंगे। और एक दिन में ये दूसरी बार ऐसा मौका आया है जब नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचे दूसरी बार नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं तो उनके साथ एनडीए के सभी विधायक जो है वो मौजूद रहे। इसके साथ ही जब आज सुबह 11 बजे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे यानी कि काम करने से हमें रोका जा रहा है और यही वजह है कि अब मैं सरकार से अलग हो रहा हूं और सरकार अब खत्म हो चुकी है। आज नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं। नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां सीएम आवास पर एनडीए की बैठक लगातार जारी है। नई सरकार के मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे तो अटकलें है कि जो नीतीश कुमार है वो एक बार फिर से सीएम बनेंगे। तो सरकारें बदल रही हैं लगातार, लेकिन अब सरकार तो बदल रही है पर जो सीएम है वो लगातार एक ही नजर आ रहा है। 2020 के बाद से ये तीसरा ऐसा मौका आया है जब नीतीश कुमार आने वाले हैं। मलिक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए केपी मलिक जी, ये जो बिहार की सियासत चल रही है इसे देख के क्या समझा जाए? से जो गतिरोध बिहार में चल रहा था वो लगभग खत्म हो चुका है और आज नीतीश कुमार मेरी सूचना के अनुसार 5 बजे कहीं न कहीं इस चीज को लेकर थोड़ा सा डरी हुई थी कि जिस प्रकार से इन्होंने पिछड़ों की जनगणना करवाई, बाकी चीजें हुई, तो ये खाली आती थी जो उनके साथ अगर हम चुनाव लड़े तो लोकसभा के चुनाव में नतीजे अच्छे आएंगे। अगर हम पिछली बार भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी की लगभग 17 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी 17 पे लड़ी थी और 17 की 17 जीत के आई थी, जबकि बाकी जो कांग्रेस के पिछड़ों का आंकड़ों पर जो गठबंधन अच्छे तरीके से बनता है वो नीति
परिस्थिति में बन सकता है। तो ये सोच के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मतंडे अड़ा रही थी और भारतीय जनता पार्टी उसमें सफल हुई है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि जो सारे काम का श्रेय था वो आरजेडी ले जा रही थी और आरजेडी ने हमें आज कोई मतलब रह जाता है। नहीं देखिए, मुस्कान अगर ये देखें, जब आप मौका लालू की पार्टी ने इनको नहीं दिया है कि वो कहना ही है, मुझे भी लगता है कि इसमें कोई ऐसी बात है। बहुत ही अच्छी सरकार चल रही थी और राष्ट्रीय जनता दल है उसमें वो बहुत अच्छा सहयोग आरजेडी इनको कर रही थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को नीतीश कुमार को मोदी जी के पाले में केपी मलिक साहब, जिस तरीके से बिहार की सियासत में उठापटक तो लगातार देखने को मिल रहा है, अगर बिहार की जनता को महसूस करती है तो क्या ये सही होगा? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार 2020 से दल बदलते हुए। देखिए मुस्कान, ये चीज आपकी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और नीतीश कुमार जिस प्रकार से इसी सरकार में तीसरी बार पलटी मार रहे हैं और तीसरी बार मंत्री बन रहे हैं, और अगर टोटल उनका हिसाब किताब देखा जाए तो इस बार वो 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक मजाक सा भी लगता है। और मुझे लगता है कि ये जो नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है इसकी सिंपैथी मिल सकता है और नीतीश कुमार को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीति है, दो महत्वपूर्ण दल हैं, उनमें से एक को अपने साथ ले लिया जाए और उसके साथ मिलकर अपनी सरकारें बनाती थी। वहाँ कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार जो है समर्थन मायावती को लेकर सरकार लगभग मायावती को खत्म किया और आज भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश में है। तो पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि वो कहीं न कहीं अपनी जड़ें नहीं जमा पा रही है बिहार में, जबकि लोकसभा के नतीजे बहुत अच्छे बिहार में आ रहे, विधानसभा में उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी आगे को लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और लालू की जो नीतीश कुमार जी तीसरे या चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर चल रही है और नीतीश कुमार तो सिर्फ एक बोल रहा है। यहाँ पे एक चीज और मुस्कान बताना चाहता, हम लालू के साथ मिलकर लड़ते हैं तो हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा और लालू इतनी सीटें देंगे भी नहीं उसी हिसाब से। तो इसलिए वो चाहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और चुनाव लड़ेंगे, टूट भी सकते थे अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार अपने सांसदों को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी अपने पार्टी और अपने सांसदों को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार। अब आगे आपको क्या लगता है केपी मलिक साहब की जो इंडिया अलायंस है उसका क्या होगा? क्योंकि क्या भी अलायंस और आगे चल पाएगा या खत्म माना जाए इस अलायंस को? देखिए अलायंस जिस प्रकार से चल रहा था, अलायंस में मुझे नहीं लगता कि जो तमाम नेता है बहुत सीरियसली काम कर रहे थे। अगर आप देखें इन्होंने पटना में एक बैठक बुलाई थी, बैठक बड़े जोर शोर से हुई थी और हमें लगा था कि एक नया एक ऐसा गठबंधन बन रहा है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगा। लेकिन धीरे धीरे आता गया, उससे लगता है कि बहुत मजबूती कहीं गठबंधन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसमें आज की डेट में राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस के लिए, अपने लिए। वो जो
ये था, मैं लगातार चैनलों पे भी बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी को चाहिए कि दूसरे दलों के जो शीर्ष नेता है उनसे बात करें, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो शिवसेना के अध्यक्ष ठाकरे हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनको 1 to 1 उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप देखते हैं शीर्ष नेतृत्व बैठता है तो कई सारी चीजों पर निर्णय हो जाता है, सीटों का बंटवारा हो जाता है। अब देखिए, अभी तक गठबंधन के लोगों का और गठबंधन के अभी उम्मीदवार ही तय नहीं है, सीटें ही तय नहीं है, तो कैसे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ का मुकाबला करेगा, जहाँ पे शाम दाम दंड उनकी सरकार है करने के लिए मजबूत गठबंधन की जहाँ दरकार थी, उसमें मुझे लग रहा है गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। आज की आपको घटना मैं बताता हूँ कि एक क्षेत्र में राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और ममता बनर्जी भी उसी क्षेत्र में है, और जबकि खबर ये है कि दोनों की कोई, ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम 42 सीटों पर लड़ेंगे, पहले 2 सीटों ऑफर की थी, तो कांग्रेस भी कहीं मुझे लगा है कि कर रही है, जबकि कांग्रेस को चाहिए कि लगातार संवाद इन लोगों के साथ बना रहे। 11 सीटें ऑफर की है, कई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उन्होंने लगातार बात नहीं करी है। जयंत चौधरी के कौन सी सीटों पर इनके उम्मीदवार होंगे, कौन सी सीटों पर अभी तक तय नहीं हुआ है, जबकि समय बहुत कम है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि समय बहुत कम है, लेकिन मैं वापस आपका रुख करूंगी। विशाल कुमार यादव जी, नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए विशाल कुमार यादव जी, बिहार की सियासत में तो बड़ा हेरफेर हो गया, जहां आज रविवार का दिन सुपर संडे कहीं ना कहीं बिहार की सियासत के लिए साबित हो गया, क्योंकि लगातार हुए नजर आए कि इंडी गठबंधन सीरियस है ही नहीं, ना सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, ना इंडिया अलायंस के नेता इस गठबंधन में कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो इंडिया अलायंस से भी अलग हो रहे हैं। का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो कमियां रही होगी, कोई ऐसे जब वंदन नहीं करता। माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में हमारी गठबंधन की सरकार है, लेकिन ईडी सीबीआई और जांच एजेंसियों के डर के कारण हमारे अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं। वो आज भी अकेले सभी सीटों पर नीतीश कुमार जी को होगा कि वो बिहार जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। नीतीश को भाजपा में नहीं मिलूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी बोले मरना कबूल है लेकिन भाजपा में जाना कबूल नहीं है, फिर भाजपा में गए। नीतीश कुमार जी बोले भाजपा कुछ काम ही नहीं कर, चौधरी विधानसभा में कहा था कि पगड़ी तभी खोलूंगा जब सत्ता से नीतीश को उखाड़ फेंकूंगा। तो फिर सम्राट चौधरी जी कैसे उनके साथ उनकी सरकार में काम करेंगे, ये बताने का भाजपा का कार्य, तो भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, तो फिर दरवाजा खुल कैसे आज वो आपको पूछने का काम करेंगे या इस्तीफा देने का काम करेंगे, ये बताने का काम कीजिए। लेकिन ये राजनीति में जो हो रही है बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। राजनीति में हो रहा है, वाकई मैसेज उससे अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि बिहार की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। जिक्र किया गया कि ईडी सीबीआई की वजह से क्या वाकई नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा चुके हैं? देखिए, अब तक तो मैंने पहले बताया जी विशाल कुमार जी, विशाल जी आती हूँ सवाल केवल मलिक साहब से था जी। प्रकार के बहुत ज्यादा कोई मामले हमें सुनाई नहीं देते या नजर नहीं आते। एक मैटर बहुत पहले नीतीश कुमार पे कोई मर्डर का आरोप था, जब उसका पर्दाफाश हो चुका है, तो नीतीश कुमार पार्टी टूट के कगार पर थी और वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं।
लेकिन इसका नतीजा क्या होगा चुनाव में वो बात अलग है। इसको शायद नीतीश कुमार भी जानते हैं और आने वाले समय में होगा और उसकी सिंपैथी और उसका फायदा कहीं ना कहीं आरजेडी को मिलेगा, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक है कि आगे आने वाले समय में ये दिखा कि किसको फायदा संजय जी, जो मौजूदा स्थिति बिहार की बनी हुई है इसे देख के क्या लगता है आपको? भूमिका में नजर आएंगे। जाहिर सी बात है सियासत में सब कुछ मंजूर है, क्या क्या नहीं बयान चला, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा हो, नीतीश कुमार को लेकर के, या नीतीश कुमार ने जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब ये आरोपों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधने की कवायद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं जो सम्राट चौधरी जो धुरी बने हुए थे, मैं बता दूं कि जब मार्च 2023 में बिहार प्रदेश बीजेपी की कमान सम्राट चौधरी ने संभाली थी, उस वक्त से ही वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर थे और बार बार वो अपने सर पर बंधे साफा का हवाला देते थे। बिहार की जो राजनीति करवट ले रही है, आज जो देखने को मिल रहा है कि वही सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं कि शपथ भी लेंगे अब से थोड़ी देर में। आज 2 घंटे का समय बचा हुआ है शाम 5 बजने में, तो ये कहना बहुत जो किसी है वो सब कबूल है। घटक दल है, खास करके कांग्रेस जो गार्जियन की भूमिका में थी, या आरजेडी की बात की जाए, बिहार की जो समीकरण है वो कैसे बने हुए हैं, एक बार अपनी टीम से बोलोगे कि ग्राफिक्स को देख लिया जाए और ग्राफिक्स शाम को जब नई सरकार बनेगी। अगर हम बिहार की बात करें और बिहार में भाजपा विधायकों की संख्या पर गौर करें तो 78 विधायक भाजपा के हैं, जेडीयू के जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 5 ज्यादा है। और अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो अगर आरजेडी के हम विधायकों पर गौर से विधायक आरजेडी के, कांग्रेस के 19 विधायक, लेफ्ट के 16 विधायक, यानी कि कुल जो अपनी बनाना है तो उससे विधायकों का हेर फेर करना बहुत जरूरी है, जो कि संजय जी मुझे लगता है कि बहुत सरकार के तौर पर तो केपी मलिक साहब, अभी हम एक आंकड़ों को दिखा रहे थे कि अगर नई सरकार बनती है बीजेपी की तो 127 विधायक आते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 5 ज्यादा है। और अगर आरजेडी की सरकार, वैसे तो मुश्किल है, 114 विधायक है, बहुमत से 5 कम है। क्या ऐसा शाम तक कोई हेर फेर होने की उम्मीद है क्या कि विधायक इधर उधर हो जाए और आरजेडी दोबारा से सत्ता में आ जाए? क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है? केपी मलिक साहब, संजय जी ने भी कहा कि राजनीति में कब तो ये कहा था साफा तभी खुलेगा जब नीतीश की विदाई भाजपा से हो जाएगी। और उसके आगे मैं बता देता हूँ कि अमित शाह ने भी कहा था कर दिए गए, तो दोनों ही अपनी बात से पलट गए। तो पलटू राम खाली नीतीश कुमार ही नहीं, बाकी लोग भी हैं। यहाँ जो आप सवाल पूछ रही हैं, यहाँ पे इस संभावना से भी मैं इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार के जो विधायक हैं अपने आगामी भविष्य को देखते हुए पार्टी को तोड़ दें और लालू के साथ चले जाएं। वो जब उसके लिए पार्टी टूटने के लिए ज्यादा विधायकों की आवश्यकता है, लेकिन तमाम हमारे संविधान में और तमाम जो है राजनीति
जो है तंत्र हमारे पास है, तो लालू यादव भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है, तो वो भी इस करता, क्योंकि देखिए राजनीति है, यहाँ तमाम श्याम दाम दंड चलते हैं। अगर यही श्याम दाम दंड करती है, नीतीश कुमार करते हैं, तो ये चीज को लालू भी कर सकते हैं। और लालू भी पुराने राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं, वो कोई एम ही नहीं कर देते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि उनके ऊपर सबसे ज्यादा लगातार डटा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सबसे मजबूत वो है। तो मामला से कम मैं इनकार नहीं कर सकता कि लालू कहीं पर सफल हो जाए कि इनके 7-8-10 विधायकों को तोड़ ले नीतीश के, ये भी संभावना बना है, क्योंकि लगातार लालू खुद ही अपने हाथ में कमान लेके विधायकों के संपर्क में है। विधायकों के संपर्क में है लालू यादव, और लालू यादव भी राजनीति के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जो कि कोई भी हेरफेर कर सकते हैं। क्या शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। देखिए राजन, हम ये तो लगातार बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी, साहब ने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव राजनीति की बहुत समझ रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या वाकई शाम तक कोई ऐसे समीकरण बदल सकते हैं क्या? समर्थन दिया है इस पूरे नई कवायद को। सुमित सिंह वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे, तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में अब बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है, वो खेल करने में वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकार इतने सशक्त माने जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से बिहार के जो प्रभारी विनोद तावड़े को तत्काल केंद्रीय आला कमान ने बिहार से सारा कार्यक्रम जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी नीतीश कुमार से बातचीत कर सकते थे, तो उनकी ओर से कोई कवायद नहीं दिखा। ऐसा लगा कि पूरे मामले में जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया। और ये सबसे बड़ा हमको देखने को मिल रही है देश की सियासत में कि बीजेपी अपने रणनीति में कामयाब हो जाती है। तो अब ये बिल्कुल भूल जाइए कि आरजेडी किसी भी तरह का कुछ करने में सक्षम नजर आ रही है, बल्कि पूरी तरह से जैसा कि मैंने कहा था सम्राट चौधरी, इसके अलावा अन्य जो 6 सदस्य हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे जो इस गठबंधन के हिस्से हैं, यानी कुल 9 लोगों के मंत्री पद की शपथ की सूचना मिली। आप केपी मलिक साहब, अब नफा और नुकसान की बात करते हैं। अब नीतीश कुमार देखिए एनडीए के सहयोगी तो बन चुके हैं, इस बात को अब नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में 2024 में नीतीश कुमार का एनडीए के साथ रहना कितना फायदा पहुंचाने वाला है बिहार में? देखिए बिहार, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है बहुत ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर पा रही है, चाहे आप विधानसभा चुनाव के एंगल पे देखें, चाहे लोकसभा के चल रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा दबाव बनाया गया और कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की अधिक की गई है। अगर खाली नीतीश कुमार के लेवल पे ही एनडीए में जाने का फैसला होता तो ये इतना आसान नहीं था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती थी तो बिहार के साथ मिलकर चुनाव लड़े, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जो पिछड़ों की जनगणना बिहार में कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ते में थी, और भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो दाव खेल रही है, पिछड़ों को पटाने में लगी हुई है। उसी के तहत अगर आप देखेंगे एक जो है कर्पूरी ठाकुर से पिछड़ों के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, उनको भारत रत्न देने की बात हुई है। बनाई गई इस तरह का एक नैरेटिव रखा गया कि हम पिछड़ों के साथ हैं और पिछड़ों को हम भारतीय जनता पार्टी है, ताकि पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि अगड़ों में अच्छी खासी पैठ भारतीय की है। तो इससे
कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मुझे भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। और तत्काल वो सब लोग पटना पहुंचते, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। इस तरह से लोगों का लालू जी का साथ नहीं देना चाहता है कि गठबंधन की स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है और चुनाव आते लड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है फिर हर आदमी अपना अपना देखता है। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी चिंता है, अपने अपने क्षेत्र की चिंता है, अपने अपने प्रदेश की चिंता है। तो अगर ये इस तरह के जो क्षेत्रीय सियासी दल हैं अपनी अपनी चिंता करेंगे तो महागठबंधन में कोई बहुत बड़ी इस तरह की चीज दिखाई देगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूती तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेगा। मुझे इसमें संशय नजर आता है। बिल्कुल, देखिए संजय राजन जी, जो आग लगातार उठी है बिहार के बंगाल में पहले ही वो कह चुकी है कि वो अलग चुनाव लड़ेंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना में जो जिस तरीके से सियासी सिनेरियो बना हुआ है, क्या इसकी आग अभी अन्य प्रदेशों में भी देखने जवाब बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि जो गठबंधन की मंत्री पद का शपथ का जो फार्मूला तय हुआ है उसमें बीजेपी आज 9 लोगों का जो नाम सामने आ रहा है जो शाम 5 बजे राजभवन में शपथ लेने वाले हैं। अगर नामों की बात कर लें तो निर्दलीय सुमित सिंह हैं, विजेंद्र यादव हैं, संतोष कुमार है, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, प्रेम कुमार और संतोष सुमन, ये 9 नाम सामने आ रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे डिप्टी सीएम के पद पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अतिरिक्त। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट बिहार से हमारे सामने नजर आ रहा है कि 9 लोग आज शपथ लेने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, न्याय यात्रा लेकर के वहां कूच बिहार में प्रवेश करने वाले हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए तो अघोषित बगावत का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को। इंडिया गठबंधन का ये हश्र होगा, ये कोई सोच नहीं सकता था। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आज कांग्रेस यात्रा में होते। कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीतिक कहा जाएगा विफलता ये देखने को मिल रही है। देश की सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना था, वो बिल्कुल नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। बात बन गई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तो हमें और चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरह के मोर्चेबंदी की तैयारी की जा रही है। एक बड़े सशक्त राजनीतिक दल जो पूरी तरह से तैयार है मिशन 2024 को फतह करने के लिए, तो ये बिल्कुल और बिहार में जो कुछ होना था वो हो ही गया। तो एक एक करके बड़े राज्यों में अगर इस तरह के बगावत दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है कि सारे सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये किस तरह जिसका कहा जा सकता है कि कवायद शुरू हुआ था, नीतीश बाबू खुद अगुआ थे इस पूरे गठबंधन के, वही पलटी मार दिए हैं। तो बाकी लोगों का क्या असर होगा उसका नहीं समझ से पा रहे हैं। का ये हाल हो रहा है, क्या वाकई जो कांग्रेस की बढ़ती हुई इच्छाएं हैं उसका नतीजा है जो हर एक प्रदेश में अब ये अलायंस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है? पूरी प्रक्रिया में दिखाई देता है अगर हम पिछले कुछ महीनों तक देखें, और कांग्रेस बहुत सीरियस उसके बहुत सारे बनेंगे जहाँ तो उन्होंने अखिलेश को खाली सीटें नहीं दी थी, उनके ऊपर टिप्पणियां भी की थी अखिलेश कौन होते हैं। दूसरा, अगर आप देखें कि अपनी तरफ उन्होंने ये भी ज्यादा सीटें दी है और ये भी कहा है कि अगर आपको अधिक सीटें चाहिए जो आप
आपकी मांग है, तो आप हमें बताइए कि कौन कौन सी वो सीटें हैं और कौन कौन से आपके उम्मीदवार हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हैं। अगर हमें लगेगा कि वो वास्तव में जीत सकते हैं तो हम आपकी सीटें बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि वो बैठ के आमने सामने बैठ के बात करें और इस मामले को फाइनल करें। तो उस पर भी कांग्रेस का उदासीन रवैया देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम बात करें, पहले ममता बनर्जी कहती है कि हम 2 सीटें देंगे, ममता बनर्जी के साथ, तो शीर्ष नेतृत्व जो कांग्रेस का है वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो 42 की 42 सीटों की बात करने लगी है। अगर आप आम आदमी पार्टी का देखेंगे तो वो पंजाब में कहते थे हम पूरी सीटों पर लड़ेंगे। बड़ा सियासी गठबंधन, राष्ट्रीय जो है सियासी दल है और गठबंधन पे उसी का जो है उसी के हाथ में रहना चाहिए। यहाँ पर बीच में ये भी बात आई थी कि जब महागठबंधन में विरोध की बात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने कोई बहुत सीरियस उस पर बात नजर आते थे। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो कई बार शरद पवार ने उनको बात करने की कोशिश की है, तो कांग्रेस के नेता करते नहीं है। और ये महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है। अगर इन 2 राज्यों में भी कांग्रेस जीत जाती तो कांग्रेस का जो उनके साथी हैं उनके साथ रहता। अगर किसी कारण से मध्य प्रदेश या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती फिर वो सीटों पर बहुत ज्यादा जो क्षेत्रीय सियासी दल है ये तो हारने के बावजूद कांग्रेस का नजरिया। तो मुझे लगता है कि और कांग्रेस का नजरिया में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के चारों तरफ देखिए वो लोग इसके लिए जिम्मेदार है, मुझे ऐसा लगता है। मुस्कान, बिल्कुल। देखिए संजय जी, अगर हम नीतीश कुमार के सियासत और उनके सियासी सफर पर गौर करें तो वो लगातार पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ही कुर्मी वोट बैंक के भी एक बड़े नेता माने जाते हैं। अब तो वो बिहार में बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ पहुंच गए, इसका फायदा यूपी में होगा क्या? साधने में बीजेपी का कोई स्थान ही नहीं है। आप देख लीजिए पूरे मंत्रिमंडल जो अब नया शपथ लेने जा रही है, सम्राट चौधरी जो है वो वहाँ के बड़े नेता माने जाते हैं। ये ऐसे जातिगत समीकरण है जिसको साधने में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे सियासी खेल के बाद इसका असर निश्चित तौर पर आएगा। आप देख रही थी कि उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम तरह के अटकलें सुनने को मिल रही थी कि नीतीश कुमार संभवतः किसी से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश यादव भी मुस्कुरा करके उनका स्वागत करते हुए नजर आए थे उस वक्त जब ये चर्चा हुई थी। तो एक बड़ा रणनीति के तहत बीजेपी ने ये पूरा खेल खेला है और जाहिर सी बात के सामने जो चुनौतियां थी उसको किस तरह से बीजेपी की पूरी टीम नेस्तनाबूद कर रही है। जब वो नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार हुआ करते थे तो उसके बाद वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर आज ये ऐलान किया है कि चुनाव के बाद ये गठबंधन नहीं रहेगा। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अलग अलग बयानों का भी दौर जारी है और खासकर लालू यादव की बेटी अगर रोहिणी आचार्य की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर जयंती के बाद था, आज जिस तरह से उन्होंने पूरे इस कवायद को ही कूड़ा घोषित कर दिया है, इसको लेकर उस पर अपनी प्रतिक्रिया बीजेपी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर एक बड़ा बीच मैं बार बार कर रहा हूं कि कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि आखिर वो किस रणनीति पर चलना चाहती है, क्योंकि अगर जो आदमी जो गठबंधन का अगुवा था आप उसको नहीं अपने साथ रोक पाए तो बाकी सियासी दलों की तो बात ही अलग है। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 18 सीटों पर चुनाव लड़ी और 18 जीती थी। शिवसेना हट करके हमको 3 सीटें चाहिए,
कांग्रेस वहां दावा कर रही है, शरद पवार भी समर्थन करें कांग्रेस का कि नहीं, कांग्रेस को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो हर जगह हमें लगता है कि विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी एक सफल रणनीतिकार के रूप में सारी चुनौतियों को लांघते हुए लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। ठीक है, मैं वापस करूंगी, लेकिन देखिए नीतीश ने इस्तीफे के बाद क्या बड़ी बातें बोली है, इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि सरकार के कामों का क्रेडिट, कामों का सारा क्रेडिट आरजेडी ले गई। अब सरकार समाप्त हो गई है, तो यानी कि अब सरकार समाप्त करने मैंने इस्तीफा दे दिया है, सरकार खत्म हो गई है। तो वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं जो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए लगातार हम एनडीए के साथ पूरे दिल से जुड़ चुके हैं, मन से जुड़ चुके हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है। खैर, लेकिन देखिए केपी मलिक साहब, जीतन राम मांझी की पार्टी को लगातार बीते दिनों से एक साधने की कवायद चल रही थी दिल्ली आलाकमान, और अब जैसे कि संजय जी ने जिक्र किया कि उनके बेटे को भी इस बार शपथ दिलाई जाएगी। जीतन राम मांझी कितने मजबूत है बिहार की सियासत में, उनका महत्व कितना है, क्योंकि कहा जा रहा था कि जब नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी की पार्टी छट जाएगी एनडीए से, लेकिन फिलहाल अब इस पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। बिहार में 80 है और वो भारतीय जनता पार्टी को जरूर फायदा पहुंचाएंगे। देखिए ये वो बहुत महत्वपूर्ण बिहार की पॉलिटिक्स है, जो आरोप तो इसका मतलब अब जो क्रेडिट होगा वो भाजपा ले लेगी, तो मुख्यमंत्री रहते हुए क्रेडिट नहीं ले पाए। तो ये सब बचकानी बातें नीतीश कुमार जैसा सीनियर नेता करता है, तो इससे मुझे लगता है ये सारे मामले में नीतीश कुमार की छवि लोगों की नजर में थोड़ी धूमिल हुई है। और उनका जो एक कद था, जिस प्रकार को उनको सुशासन कुमार और साफ सुथरे नेता के रूप में जाना जाता था, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, देखिए संजय जी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज कहा कि मुझे काम करने से रोका जा रहा था, ये बड़े आरोप लगाए हैं, और जो कि आरोप काम नहीं करने दिया। जी मलिक साहब आपका रुख करूंगी। संजय जी बताइए। जी मुस्कान, देखिए ये उस वक्त समझ लेना चाहिए था नीतीश बाबू को, आखिर उनको परिवारवाद क्यों याद आता है। क्या उनको ये नहीं पता था कि लालू यादव जो है परिवारवादी पार्टी का प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, और हर जगह से बीजेपी के हर मन से उनकी मजम्मत होती रही है परिवारवाद को लेकर के। उसके बाद आप कह रहे हो कि साहब हमें काम करने का मौका नहीं दिया गया, और मैं जो भी काम कर रहा था उसका श्रेय आरजेडी ले जा रही है। ये सब बता करके हल्के से आप निकल लोगे। नीतीश बाबू यहाँ पर कि कहीं ना कहीं उनको ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन और खास करके जो सीटों को लेकर संजय वापस आप करेंगे, लेकिन बिहार से फोन लाइन पर इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय मिश्रा जी, का दिन था, छुट्टी का दिन था, लेकिन आज बिहार का जो तापमान है वो बहुत गर्म नजर आया, और अब नीतीश की जो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए हैं, ये बीजेपी का बहुत बड़ा खेल है। ईडी सीबीआई का डंडा दिखाया है, तभी नीतीश कुमार उनके साथ आए हैं। देखिए ये भगवान राम की, ये ईडी और सीबीआई का डंडा नहीं पड़ा है, और भगवान राम के साथ छल करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के जो उनको करना पड़ा, ये स्थिति बनी है।
मैं अब ये कोई ईडी और सीबीआई का डंडा का बात नहीं है। मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ जी कि वो पाया कि बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बनी। संजय मिश्रा जी, हुनर तो वाकई आप लोग बखूबी रखते हैं, हर एक मुद्दे को प्रोग्राम से जोड़ देना काबिले तारीफ है। खैर आपका ये हुनर, इसके लिए जनता भी आपको दाद देगी। लेकिन देखिए बिहार में आपकी सरकार आने वाली है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो बीजेपी कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, आखिर आपके दरवाजे कैसे खुल गए आपके? अरे भाई दरवाजा अंदर से बंद था। ये कौन सी बड़ी बात है दरवाजा का? तो जनता कैसे भरोसा करे अब कि आपके तो कभी दरवाजे बंद होते हैं कभी खुलते हैं? दरवाजा खोल करने जाती है। लेकिन हमारे जो माता पिता है वो ये नहीं ना कहते हैं कि दरवाजा हमेशा बंद हो चुका है हमेशा के लिए, वो तो खुद ही खोल के स्वागत करते हैं। तो क्या आप ही ने बुलाया क्या नीतीश कुमार को, तभी वो चले आए? देखिए दरवाजा खोलने की जहाँ तक बात है, बिहार की जनता 13 करोड़ जनता चाहती थी कि दरवाजा खुल जाए, तो वो 13 करोड़ जनता का सम्मान करना एनडीए का काम है। अच्छा, यानी कि जनता के सम्मान में दरवाजा खुला है। संजय जी, जनता के सम्मान में दरवाजा खुला है कह रहे हैं नेताजी बीजेपी के। मुस्कान क्या बोले, सियासतदानों की ये बड़ी खूबी होती है कि वो अपने गलत चीजों को भी कैसे सही साबित कर सकते हैं। अगर बीजेपी प्रवक्ता से ये सवाल पूछिए कि जो अमित शाह का बयान तमाम खबरी चैनलों पर चल रहा है जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि तर्क अपने अपने जगह होता है, इन बातों का विश्लेषण तो ये करके दिखाएं। बताइए संजय जी। जी जी बताया जाए। जी, बातों का जो विश्लेषण है जरा नीतीश कुमार भी खुद कहते हैं भाई कि भविष्य में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तो अब बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला हूं। देखिए परिस्थिति उत्पन्न जैसा होता है, जैसे बिहार की जनता चाहती है नेताओं को काम करना पड़ता, तब परिस्थिति बनी बिहार के अनुकूल कि आज जो भी आप सियासत बोल रहे हैं वो सियासत नहीं है। बिहार के 13 करोड़ जनता के आंखों को होना चाहिए था जो आज हो। बिल्कुल संजय मिश्रा जी, बिहार की जनता के आंसू पोंछने के लिए आपका ये फैसला वाकई काबिले तारीफ है। खैर जनता भी समझती है। संजय राजन जी सुना कह रहे हैं कि आंसू पोंछने का काम किया है भाई एनडीए ने। बिहार की जनता रो रही थी कि कैसी सरकार है। मुस्कान, सियासत के अजीब अजीब खेल हैं। हमने अपने पत्रकारिता के करीब 25 साल के समय में एक से एक बढ़कर खेल देखा है। हमने देखा है कि कैसे मायावती के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आते थे गेस्ट हाउस कांड को भूल करके। मायावती ने समाजवादी पार्टी को, राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव को भी हमने देखा है यूपी की धरती पर साथ घूमते हुए। और बीजेपी तब तमाम तरह के आरोप लगाया करती थी। आज जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे उनसे तो ये सवाल निश्चित तौर पर बनता है ना। अब जब नीतीश कुमार की जनता की डिमांड यही थी कि बीजेपी को साइड करो और आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बनाओ, ये कहने वाली बातें होती हैं सियासत में। इसीलिए बोला जाता है कि सियासत का खेल बड़ा दिलचस्प होता है। वो निश्चित तौर पर सही कही गई है, क्योंकि आप देखेंगे ना कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई इस तरह का टूट हास्यास्पद भी लगते हैं। अगर विश्लेषण आप उसका करेंगे तो लगेगा कि भाई ये कौन सा वजह बताई जा रही है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है भाई। सब कुछ रह रहे थे तेजस्वी यादव के साथ, जो खबरें सुर्खियों में चल रही थी कि लगता है कि दोनों के बीच में बात बन नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं आरोप लगाना था। हालांकि ये निश्चित पर कहा जाए जनता पार्टी में वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। 3 बार उन्होंने मुस्कान दोहराया था ये वाक्य।
और मैं उस वक्त का भी गवाह रहा हूँ जब बीजेपी में वो वापस आते हैं, राज्यपाल तक बनाए जाते हैं। हालांकि निश्चित पता है, इसको मैं किसी भी तरह से ये नहीं मानता हूं कि कोई गंभीर मुद्दा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सियासत में जो खिलाड़ी पक्का खेल खेलता है वो बुरा नहीं है। वो जो चाहते हैं, अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, वो कर दिखाते हैं। और इसकी वजह यही है कि वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं और उस रणनीति पर पूरी तरह से लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बातें होती है, सबको ये पता था कि सम्राट चौधरी बगावत कर सकते हैं, बीजेपी प्रदेश इकाई बगावत कर सकती है, लिहाजा अमित शाह ने सबको दिल्ली तलब किया ये आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है बिहार में। उसके बाद पूरी रणनीति बनाई गई। फिर यहाँ से विनोद तावड़े को उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव बना करके बिहार भेज दिया, पटना में उनको कैंप करवा दिया कि देखना वहां पर कोई गड़बड़ी ना हो। सम्राट चौधरी को भी समझाया गया। हालांकि ये भी बात है मुस्कान कि अभी भी सम्राट चौधरी के सर पर साफा बंधा हुआ है। बिल्कुल, खेल दिलचस्प है, लेकिन देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है, जिसपे तर्क जो है जब वो सुनो तो वाकई वो हास्यास्पद लगते हैं। अभी और कितने हास्यास्पद तर्क सुनने को मिलेंगे, ये तो शाम तक संजय जी और केपी मलिक साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 8वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, बिहार में नई सरकार बनने वाली है, तो बिहार की सियासत में तो जमकर उठा-पटक और खेल देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये खेल और कितना चलेगा, लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है वो भी लगातार जारी है। कोई बीजेपी को कूड़ादान करार दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे का जो श्रेय है वो बीजेपी ने जो ईडी सीबीआई का डंडा दिखाया है उससे नीतीश कुमार डर गए हैं। अब नीतीश कुमार डर एनडीए के साथ आए हैं, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि रविवार का ये जो दिन है ये बिहार की राजनीति में सुपर संडे जैसा साबित हुआ है, जिसने किसी को भी आराम करने नहीं दिया है। और बिहार में रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी